नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हल करेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की बहुविकल्पीय प्रश्नावली। इसके पहले हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और विविध प्रश्नावली पूरी की पूरी हल करवा चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखें तो आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वो वीडियोज आप देख सकते हैं, या तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो चैनल की प्लेलिस्ट होगी वो बनी होगी वास्तविक संख्याएँ न्यू पैटर्न 2024 इसी तरीके से, या तो उसकी सीधे सीधे लिंक दे दी जाएगी प्लेलिस्ट की, तो लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ हम हल करेंगे ये बहुविकल्पी प्रश्नावली। यानी बहुविकल्पी प्रश्नावली अगर देखा जाए एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से या आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलेगा कि इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी आपको 20 नंबर के OMR पर हल करने होंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुविकल्पी को हल करना समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है संख्या 5.2333 बार है और डॉट 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 1 है। 4 विकल्प दे दिए, तो इनमें हमें बताना है कि इनमें से क्या है। तो समझिए, यानी जब भी देखो परिमेय संख्या है 2 फिर 3 3 3 3, तो कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। 2 प्रकार का होता है, एक शांत दूसरा अशांत। तो यहाँ पर ये परिमेय प्रसार है और ये अशांत है, अशांत एवं आवर्ती है। ठीक है, क्योंकि 3 3 ही आता चला जा रहा है, अब कहाँ तक जाए कोई सीमा नहीं है, तो इसलिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो ये कंडीशन होती है परिमेय संख्याओं की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। तो आंसर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर परिमेय संख्या, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए एक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा। तो हम बता चुके हैं, ये सवाल हल करवा चुके हैं पहला। तो जब भी किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए पूछे, ठीक है, तो समपूर्णांक कर ये किस रूप का होगा, तो वो सदैव 2q रूप का होता है ना। धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होगा, 2q। तो आंसर में आप सीधे लिख दीजिए बी, यानी 2q ये होगा, क्योंकि 2q रूप में ही सभी समपूर्णांक आ जाएंगे। कौन कौन से, जैसे मान लो हमारे कोई भी समपूर्णांक, मान लो पूर्णांक है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट इस तरीके से है। अब ये पूर्णांक है, तो इसमें ऐसा कौन सा रूप होगा। मान लो अगर हम ये q के बराबर मान लिया, ठीक है, इसमें अगर हम 2 से गुणा करा दें, ठीक है, तो ये 2q हो जाएगा। तो 2q बराबर क्या आ जाएगा, इधर भी यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करा के देख लें तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डॉट डॉट आता चले। अब प्रत्येक में अगर हम 2 से गुणा करा कर दिखाएं आपको, ठीक है, जैसे 2 का गुणा 1 में करा दो तो 2 एकम 2, 2 का गुणा 4 में करा दो 4 है, 2 का गुणा 6 में करा दो 3 में करा दो 6, 2 का गुणा 4 में करा दो तो 8 आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो इसमें ये रूप 2q रूप ऐसा होगा जिसमें प्रत्येक समपूर्णांक आ जाएगा। ठीक, तो अब देख रहे हैं ना, इसमें समपूर्णांक तो आ रहे जब गुणा करा रहे, तो यही रूप इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने रफली समझाया है। बाकी अब अगला सवाल देखिए। अब यहाँ अगला नंबर जो है तीसरा, वो कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। अब हमसे युग्म पूछा है, तो ऐसे में देखिए, अब सहभाज्य होता क्या है। सहभाज्य आपको हम इधर बता रहे हैं, सह अभाज्य पूर्णांक या संख्या क्या होते हैं। ठीक है, चलो हम संख्या लिख रहे हैं, सहभाज्य संख्या। ठीक, और ये संख्याएं हमेशा बहुवचन में लिखा जाएगा। एक संख्याएं ये क्या होती हैं, तो देखिए ये ऐसे युग्म होते हैं जिनमें अगर हम उनके गुणनखंड देखें तो उनका जो उभयनिष्ठ निकले वो केवल 1 हो। ठीक है, जिनके अभाज्य गुणनखंड या जिनका LCM कह सकते हैं केवल 1 निकले, यानी वे संख्याएं जिनका 1 के अलावा कोई दूसरा
उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक, ये सहभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी वे संख्याएं, यानी संख्याओं के युग्म कह सकते हैं, ठीक है, जिनका एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो अब अगर इनका देखा जाए 14, 35 में, तो इसमें 7 से दोनों भाग चला जा रहा है, यानी इसका उभयनिष्ठ 7 आ जाएगा। अब 18, 25 का देखिए, और 31, 43 का, और 32, 62 का। तो अब देखो इसमें ये 7 का 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 2 से सीधे सीधे जा रहा है, 4 से चला जाएगा, है ना, 2 से चला जाएगा, इसका तो 2 हो गया, इसका देखा जाए तो 7 हो गया। अब इसमें देखो, तो ये तो दोनों उभय अभाज्य सहअभाज्य संख्या ना हो करके दोनों ही अभाज्य संख्या हैं, 31 और 43, तो इनको सहअभाज्य नहीं कहेंगे। ठीक है, हालांकि जब ये ऑप्शन ना होता तो इनको भी चुन सकते थे, क्योंकि परिभाषा के अनुसार यह भी होगा, लेकिन एक ये भी भाज्य संख्या है, यह भी भाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य में जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य हों, दोनों भाज्य भी हो सकते हैं, बशर्ते उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, यानी इनका HCF जो भी निकलेगा वो 1 आएगा। तो इसलिए ये जो होगा ये सहभाज्य संख्याएं कही जाएंगी। ठीक है, तो 18 उत्तर यानी बी वाला हो जाएगा, 18, 25, यही इसका आंसर हो गया। अगला नंबर सवाल है, वो क्या कह रहा है, 15, 18 तथा 24 का LCM है। तो अब LCM पूछा है ना, तो देखिए सबसे पहले हम इन 15, 18 और 24 को लिख लेते हैं, चाहे तो इनके अभाज्य गुणनखंड सीधे कर लें। ठीक है, क्योंकि LCM पूछा है तो हम लिख लेते हैं 15, 18 और 24। अब इनको पहले हम 2 से काटना स्टार्ट कर देते हैं, 15 कटेगा नहीं, एज इट इज नोट कर लिए, 18, 2 9 18, और 2 कम 2, 2 दूना 4। अब एक बार 12 में 2 का फिर भाग चला जाएगा, 2 से काट लो, 15 में जाएगा नहीं, 9 में भी नहीं जाए, 2 छंग 12, एक बार फिर 2 से चला जाएगा, 15 एज इट इज, 9 एज इट इज, और 2 3 6। अब ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, एक बार 3 से और कटेगी, 5 3 1 3, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 1 1 आ गया। हमसे पूछा LCM, तो लिख लो LCM बराबर, ये जो भाज्य गुणनखंड बने इनका गुणा करा दो, बस 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो हम गुणा कैसे करें, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40। ठीक, देखो भाई 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 आ गया, और ये गुणा 3 3 9, तो इनका गुणा 9 चौको 36, 360 आंसर हो जाएगा। यानी ये विकल्प कौन सा दे रखे हैं, डी वाला सही हो जाएगा। तो ऐसा ये सवाल समझ में आएगा, LCM था और कुछ नहीं। अगला नंबर देखो, अब 5वां नंबर कह रहा है, जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल है। अच्छा सवाल है, इस प्रकार का सवाल मान के चलिए आपके पेपर में आ रहा है। ठीक है, ये मान के चलिए, तो ऐसा सवाल कैसे हल करेंगे, तो 4 विकल्प दे रखे हैं, 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हम कैसे पता करें भाई, इसको हल करते हैं हम। हल में क्या कहा, 3 से बड़ी किसी संख्या, किसी अभाज्य संख्या के वर्ग को, तो 3 से वो संख्या अभाज्य जो हो बड़ी होनी चाहिए, तो मान लेते हैं ये 5। ठीक, 5 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5 25, तो इसको 6 से विभाजित करो, तो 6 चौको यानी विभाजित करने का हम ऐसे दिखा रहे हैं, 6 से विभाजित करो, तो 6 चौको 24, शेष में 1 बचा। अच्छा 5 था, अब 5 से अभाज्य बड़ी एक संख्या होती है 7, 7 का वर्ग कितना होगा, 7 7 49, 49 को भी हम 6 से विभाजित करें, 6 8 48, 1 बचा। अच्छा, इससे बड़ी अभाज्य संख्या 11 होती है, 11 का वर्ग भी करके देखते हैं, 11 9 99, भाजक 6, 6 एकम 6,
इधर 6 लिखे, घटा दो 3, ठीक है, उतारा 0 का मतलब 6 एकन 6, 3 बचे, उतारा 9 का, ठीक। तो ये जाएगा 6 छरंग 36। ओहो, लेकिन 11 का वर्ग गलत लिख गए। देखो 11 अगली संख्या ले रहे 11 का वर्ग होता है 121। इसको 6 से विभाजित करिए तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब 1 में भागने 0, ठीक, यानी इतने बार चला जाएगा, शेष सीधे 1 बचेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 शेष बच रहा है। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प ए नंबर 1, यही क्या हो जाएगा आंसर। हमने देखा 6 से नहीं 3 से जो बड़ी अभाज्य संख्या थी उनको देखा तो उनमें 1 का शेष आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ 6वां सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है n² - 1 संख्या 8 से विभाजित है यदि n एक संख्या है, और ये NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा है, n² - 1 8 से विभाजित है। ये एक बता दिया कि ये n का कोई भी मान हो सकता है जो कि 8 से विभाजित है, ये समझिए। तो n कैसी संख्या है, एक विषम संख्या या n सम संख्या या प्राकृत संख्या, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसको हल करके देख कर चेक करते हैं, हल कर रहे हैं भाई, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ देखो n² - 1 है, ठीक, और ये कितने से विभाजित है 8 से, 8 से ये विभाजित है। तब ये 8 से भाई कब विभाजित होगा, जब यहाँ हम अगर n का मान 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये 8 से विभाजित, यानी तो हम बड़ा रखते हैं। अगर n एक 3 रखें विषम संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं, n बराबर अगर हम 2 ले रहे हैं लेने पर, ये हम चेक करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर -1, तो बराबर ये कितना है 2 का वर्ग 4 -1 बराबर 3 बचेगा। 8 से ये विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है, अतः ये सम संख्या कोई भी अब 8 से विभाज्य नहीं होगी रखने पर। जब n बराबर हम क्या करें 3 रखने पर 3 रखते हैं, तो देखो 3 का स्क्वायर -1 बराबर 3 का वर्ग होता है 9 -1 बराबर 8, ठीक 8। अब ये जो 3 है n बराबर 3, ये कैसी संख्या है, ये विषम ही तो है, विषम है। और 8 से 9 -1 ये 8 आ गया। अब ये 8 जो है 8 से विभाज्य है कि नहीं है, विभाज्य है, अतः इसका उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा, विषम, ए नंबर हो जाएगा। अतः ए विकल्प, ए में क्या दे रखे हैं विषम, यही आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ n बराबर हम 5 रख दें तो 5 का स्क्वायर 25 में 1 गया 24, 24 में 8 का भाग चला जाता है। इसी तरीके कोई भी रख के देख सकते हैं विषम संख्या, तो ये आंसर सटीक बैठा। अब अगला, अब यहाँ देखिए 7वां सवाल क्या कह रहा है, यदि -1 to the whole power n प्लस -1 to the whole power 4n इज इक्वल टू 0, तब n है एक सम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, सम एक पूर्णांक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसको देखो ऐसे हम नहीं बता रहे, इसको हल करके बताएंगे क्या होगा। तो यहाँ देखो हल हमें दे रखा है -1 to the whole power n प्लस -1 to the power 4n इज इक्वल टू 0। अच्छा, यानी इसको ऐसा मान रखें कि यानी ये 0 के बराबर है, यानी दोनों पक्ष 0 आ जाएं। अब 0 कब आएगा, यदि
हम क्या करें, दैट इम्प्लाइज -1 टू द होल पावर n, ये तो यही रहेगा, प्लस अगर हम इसको क्या करें, ये 4 जो है हम अंदर ले आए, ठीक है, बाहर n ही रहने दें, ठीक। तो यहाँ -1 टू द पावर 4 और इसकी होल पावर अगर हम केवल n बनाए रखें इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर यहाँ से देखें -1 टू द होल पावर n, ठीक, और ये प्लस, अब देखो -1 का यदि हम वर्ग करें, -1 की घात 4 करें, तो 4 में देख रहे हैं ये कैसी सम संख्या है 4, तो सम संख्या है, यदि इसका हम वर्ग कर दें, ठीक है, अब मतलब 4 बार कर दें तो ये तो धनात्मक पहुंच जाएगी, ठीक। यानी ये क्या होगा, यहाँ पर अगर हम ये कर दें 4 जो है, तो ये +1 टू द पावर n हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना हमेशा। तो अब n है, इसका मतलब ये तो कैसी संख्या हो गई, सम हो गई। तो ये 0 कब होगा, जब यहाँ इसकी पावर कुछ ना कुछ विषम आएगी, विषम संख्या आएगी, तभी ये n का मान यानी एक विषम संख्या होगा, है ना, तभी ये क्या होगा, ये 0 आएगा। ये समझिए। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यदि ये n कोई भी एक विषम संख्या होगा, यानी n की पावर अगर हम एक की पावर कुछ सम संख्या कर दें तो वो तो माइनस हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ सम संख्या थी, तो ये पावर कैसी आ गई, यानी धनात्मक आ गया, जबकि यहाँ आना चाहिए था ये ऋणात्मक, ठीक है, तो धनात्मक आ गया, यानी हम कह सकते हैं अतः ये एक विषम संख्या ही होगी। तो विषम प्राकृत संख्या, अतः लिख दो n एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक। अब यहाँ 8वां जो सवाल है, करें निम्न में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। तो देखो यहाँ हमें बताना दशमलव प्रसार शांत, तो हल कर ही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो दशमलव प्रसार वो शांत होता है जिसमें भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अब गौर करिए, क्या 70 का पूरा पूरा इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन इसका 80 का भाग 19 में पूरा पूरा चला जाएगा, और इसका इसमें नहीं जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो बात है खत्म, ठीक। अब इसको देखिए 19/80 को क्यों हम कह रहे हैं, ये इनको नहीं ले रहे, इसी को लेकर दिखाई देते हैं। हर के 80 के गुणनखंड करिए, 80 के अगर हम गुणनखंड करें तो ये क्या आएगा, 8 × 10 लिख सकते हैं, और 8 × 10 को हम लिख सकते हैं 19/2 × 2 × 2, और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 = 10, यानी 2 × 5। अब ये जो रूप बना हमारा, वो कौन सा रूप बन गया, 19/2 की घात इकाई 1 2 3 4, 2 की पावर 4 × 5 की पावर 1, ठीक। तो उन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है जिनका हर a⁻m × b⁻n के रूप का होता है। ये चीज हम लिखे दे रहे हैं, क्योंकि उन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है जिनका हर a⁻m × b⁻n के रूप का होता है, ठीक। तो अब इसका देख रहे हैं, हर a⁻m × b⁻n के रूप का है, इसलिए यही वाला ये जो विकल्प है बी, इसलिए विकल्प बी में कौन सा दे रखे हैं, 19/80, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 9वां सवाल यहाँ क्या कह रहे हैं, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो हम बता चुके हैं ना कि सम का तो होता है
2p है ना, 2p 2q कुछ भी जो दिया हो वो, तो जैसे 2p, तो अब इससे इस रूप से विषम बनाने के लिए प्रत्येक में एक जोड़ते चले जाओ, तो ये तो नया रूप आ जाएगा जिसमें विषम पूर्णांक आ जाएंगे, तो वो ये रूप हो जाएगा 2p + 1। तो बस इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा, 2p + 1। ठीक, ये कौन सा नंबर है, डी, और यही इसका आंसर। अब 10वां सवाल देखिए, कह रहा है संख्या 716 को यहाँ डाट डाट देगी, इसका मतलब किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। तो हम देखिए बता चुके हैं भाज्य यानी 716, यहाँ पर ये क्या है, तो देखो समझो, ये कंडीशन याद रखो, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब जिनका मान दिया हो वो रख दो। देखो क्या है, भागफल 21, तो भागफल के स्थान पर 21 तुम लिख दो, फिर भागफल के बाद क्या प्लस शेषफल है, शेषफल 23, शेषफल हो गया हमारा 23। ठीक, फिर कहा है संख्या 716 को यानी 716 को भाग करना है, तो यहाँ हमने लिख दिया 716 बराबर, कह रहा डाट डाट से विभाजित किया, यानी किससे विभाजित का मतलब भाजक ही पूछा है, तो यहाँ पर हम भाजक ही लिखते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो 23 को पहले इधर ले आओ, तो 716 - 23 बराबर भाजक बचेगा इंटू 21। अब 21 को इसके बटे में ले आओ, तो पहले इनको घटा ले, 6 में 3 गए बचे 3, 1 में 2 जाएगा नहीं, इससे 1 हासिल है 11, 11 में 2 गए बचे 9। ठीक है, ये 7 है, बचे जगह बचेगा 6 बटे 21 बराबर क्या बचेगा, भाजक। अब देखो 7 21 का पाठ हमें नहीं आता है, अगर आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 7 से या 3 से कट जाएगी ये संख्या, 3 7 21 और 3 दूना 6, 3 3 9, 3 एकम 3। तो यहाँ से भाजक को सीधा करके लिख लो, भाजक बराबर आ जाएगा 231 बटे 7, 7 से डिवाइड कर लो, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21 है ना, फिर 7 त्रिका 21, यानी जो भाजक था, भाजक बराबर कितना आ गया 33। और ये ऑप्शन हमें कौन सा दे रखे हैं, विकल्प सी। ठीक है, विकल्प सी 33, यही आंसर। टिक कर दो। अब देखते हैं यहाँ 11वां सवाल जो है वो क्या कहता है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बड़ी से बड़ी का मतलब है HCF तुम्हें याद करना है, जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 8 प्राप्त होता है। 1 नंबर का सवाल है, जितना शॉर्ट में कर पाओ कर सकते हो। तो जब भी देखो शेषफल बचे भाग देने पर, तो वो शेषफल जो बचता है क्रमशः कह दे, तो उसी प्रकार से घटा देते हैं, जैसे 70 में 5 घटा दो, 125 में 8 घटा दो, जितना बचे उनका HCF निकाल लो बस। हल 70 - 5 बराबर 65 और 125 - 8 बराबर 117। इन दोनों का HCF निकाल लो, यानी तो 65 बराबर हम लिख सकते हैं 13 × 5 = 65 और 117 बराबर 13 × 9, 13 × 9 = 170 होते हैं। ठीक है, या भाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 3 × 3 लिख सकते हैं। तो HCF बराबर जो दोनों मिल रहा हो वो HCF हो जाता है 13। ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 13। ये विकल्प किसमें, बी में है, विकल्प बी, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 12वां जो सवाल है, कह रहा 17 × 5 × 11 × 8 × 2 + 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। यहाँ पर करिए ये पता करिए ये भाज्य संख्या है क्या, ये बताना में सही है कि गलत है। तो वैसे इसमें ये सत्य है। क्यों सत्य है, अब देखो ये बीच में लगा है प्लस, अगर इन सब से हम देखें तो दोनों से कॉमन मिल जाएगा, और 11 इसमें भी है 11 इसमें भी है,
यानी 11 और 2, 11 दूना 22, दोनों का एक उभयनिष्ठ बन जाएगा, तो इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, हल कर सकते हैं। 2 और 11 मिल जाएगा कॉमन कुल मिला करके, तो भाज्य संख्या हो गई, क्योंकि 22 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 11 चला जाएगा, तो ये भाज्य संख्या ऐसे हो रही है। अगला नंबर, अब देखो 13वां सवाल क्या कह रहा है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें किसी संख्या से भाग न जाए, यानी स्वयं के अलावा, तो यहाँ सी नंबर हो जाएगा, सी यानी कि 2 आंसर। अब क्यों, देखो 0 न भाज्य न भाज्य, 1 न भाज्य न भाज्य, ठीक है, और 2 में क्या है, 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, 1 का तो सब में जाता है ना, ठीक, तो इसलिए 2 जो है ये अभाज्य संख्या है, और 8 में 2 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, इसलिए ये भाज्य है। अब यहाँ 14वां जो सवाल है वो कह रहा है संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड होगा। ये इनमें से क्या होगा, तो हमें पता नहीं, हल करके देखते हैं। 156 लिखे, इकाई अंक सम संख्या है, 2 से कट जाएगी, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, एक बचा ना, 8 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 3 6 और 2 9 18, अब 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, अब ये 13 से ही कटेगा, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब 2 गुणा 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी ये बी नंबर है, तो यहाँ आ जाएगा विकल्प बी। क्या दे रखे हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 15वां सवाल क्या कह रहा है, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा है। ठीक है, तो जब भी 2 संख्या दिए हो उनमें से लासा जैसे 156 ही आ गया, यानी दूसरी संख्या ही लासा आ जाए, तो मासा निश्चित तौर पर छोटी वाली संख्या ही हो जाती है, ये ध्यान रखिए। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी, ये वाला बी यानी 26, क्योंकि 156 जब लासा आ गया तो 26 का 156 में निश्चित तौर पर भाग चला जाएगा, तो यही लासा हो जाएगा। 16वां सवाल देखिए, यहाँ कह रहे 144 के भाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग है, घातों का योग पूछा है, तो हम सबसे पहले 144 लिख लेते हैं। 144 हल करके देख रहे हैं, ठीक है, 144 इसको 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 9 18 और फिर 2 से 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, क्योंकि 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3, तो पहले तो आ गए 144 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आ गया, देखो 2 4 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 2 बार, 3 गुणा 3, तो 2 की घात 4 हो गई गुणा 3 की घात 2 हो गई। अब का क्या, घातों का योग, तो कह सकते हैं अतः घातों का योग बराबर इसकी 4 प्लस इसकी 2 बराबर 6, यानी ये किस विकल्प में दे रखे हैं, विकल्प डी, लिख लो विकल्प डी बराबर क्या है 6, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ अगला 17वां नंबर दे रखे हैं, कर संख्या 1365 को निम्न में से किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 प्राप्त हो। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसमें भी देखो हमें जो पता है लिखवा चुके हैं, सूत्र या नियम कुछ भी कहो, होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल
प्लस शेषफल। अब यहाँ जो जो तुम्हें पता हो क्या का भागफल 31 तथा शेषफल 32। शेषफल में पता है कितना प्राप्त होना है 32 प्लस भागफल कितना प्राप्त होना है 31, ठीक, इनटू और किसको 1365 को, संख्या 1365 को, यानी 1365 इसको भाग दिया जा रहा है किससे, यही तो पता नहीं है, तो भाजक यानी नहीं पता है, ठीक, तो भाजक नहीं पता है तो ये ज्ञात करना है। तो अब 32 को इधर ले आओ, 1365 माइनस 32 बराबर भाजक इंटू 31। 31 को बटे में ले आओ, तो 5 में 2 गए बचे 3, 6 में 3 गए बचे 3, और ये 13 तो लिखा ही है, ठीक, बटे 31 गुणा में है, बट्टे में आ जाएगा 31 इंटू 9 बराबर भाजक, बचेगा 31 से भाग कर दो, ठीक है, तो 3 चौको 12, एक बचा 13 हो गए, फिर भाई 3 चौको 12, एक बचा ना, तो अब नहीं आ रहा है तो हम इधर लिख लेंगे 13 33 बटे भाजक 31। 3 का पड़ा ऐसा पढ़ो कि 13 जाए, 3 चौको 12 घटा दो, बचा कितना 1, 3 का उतारा फिर ले लो, सॉरी 31 था ना, तो 4 एकम 4 था 12, 124 बचा। अब 13 में 4 गए बचे कितने 9, ठीक, केवल 9 बचे, उतारा 3 का, तो 31 93 होते हैं, पूरा आ गया। तो यहाँ भाग ये आ गया इस तरीके से, तो ये आ गया 43 बराबर भाजक। तो अब ये 43 के हिसाब से में दे रखा बी, तो हम लिख सकते हैं विकल्प बी, है ना, बी तो है, ये बी 43 दे रखे हैं, बी क्या है 43, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला नंबर, अब यहाँ 18वां नंबर जो सवाल है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय पूछ दिया। तो अब देखिए अपरिमेय संख्या, देखो अंश बटे हर में है परिमेय है, दशमलव प्रसार शांत है अपरिमेय, दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवर्ती है इसलिए परिमेय, लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती है इसलिए ये अपरिमेय होगी, ठीक है, यानी विकल्प डी, विकल्प डी। कौन सा 3.14 फिर 144 फिर 144 डॉट डॉट डॉट, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इस एक्सरसाइज का अंतिम नंबर है, अब देखिए यहाँ 19वां सवाल क्या कह रहा है, यदि HCF ऑफ 65,117 बराबर 13 व LCM बराबर 65,117 बराबर 45 इंटू ए है, तब ए का मान है, ए का मान पूछ दिया यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, HCF और LCM दोनों पता है, ए का मान पूछना है, तो हल करके देखते हैं। तो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यही तो होता है। तो दो संख्या हमारी कौन सी हैं, 65 इंटू 117, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया बराबर HCF दे रखे 13 गुणा LCM 45 इंटू ए, यही तो है। अब देखो ए बराबर निकाल लेते हैं, तो ये 45 और 13 इसके बट्टे में आ जाएगा, 65 गुणा 117 बटे ये 45 इंटू 13 बराबर उधर क्या बचेगा ए,
13 कम 13, 13 पच्चे 65, 5 से 45 को काट लो, 5 नवा 45, 9 से 117 को 9 एकम 9 बचे 2, ठीक है, 9 तिरिक 27, यानी यहाँ से a बराबर आ गया 13 और यही आंसर होगा 13, यानी विकल्प सी। ठीक, तो ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट थी, तो यहीं पर ये समाप्त हो गई, देख सकते हैं। ठीक है, बाकी के जो सवाल होंगे वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, यानी अगली एक्सरसाइज जो है अब अगले वीडियो में बताई जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है, समय देना पड़ता है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, आप लोगों का सब्सक्राइब और लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।